नम नमस्कार, मैं संजय सप्तर्षि, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट दिग्विजय पीजी कॉलेज राजनांदगांव। आज हमारे चर्चा का मुख्य विषय है कोल्ड वार। कोल्ड वार जो दुर्ग विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित एमए फोर्थ सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के चौथे यूनिट में दिया गया है। इस चर्चा के दौरान हम देखेंगे शीत युद्ध का अर्थ, परिभाषा, शीत युद्ध के होने के कारण कौन कौन से थे और शीत युद्ध के विकास के विभिन्न चरण कौन कौन से रहे, इसकी हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे। आइए हम देखते हैं शीत युद्ध। शीत युद्ध की अवधारणा का जन्म द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद 1945 में हुआ। वास्तव में शीत युद्ध 1945 से लेकर 1990-91 तक की समयावधि को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध के रूप में देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ मित्र राष्ट्र थे। इनकी आपसी मित्रता थी। इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में विजय प्राप्त की थी, लेकिन इनकी मित्रता युद्ध के समाप्त होने के बाद ही समाप्त हो गई। दोनों महाशक्तियों में पारस्परिक मतभेद और वैमनस्य उत्पन्न हुए तथा सामने आए और इनकी दुश्मनी और गहरी होती गई। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करने लगे। इस प्रयास से दोनों देशों में कूटनीतिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में सहयोग की बजाय एक संघर्षपूर्ण स्थिति का जन्म हुआ। इस संघर्षपूर्ण स्थिति ने पूरे विश्व में अशांति का वातावरण फैला दिया था। इस अशांति के वातावरण के दौरान पूरा विश्व दो गुटों में बंट गया था। इस दो गुटों में एक गुट का नेतृत्व पूंजीवादी संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था और दूसरा गुट साम्यवादी गुट, जिसका भूतपूर्व सोवियत संघ इसलिए क्योंकि इसका विघटन अब हो चुका है। अब इन्हीं के आपसी संघर्षों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम शीत युद्ध के रूप में देखते हैं। वास्तव में इसे शीत युद्ध क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर ये शीत युद्ध, जिसको इंग्लिश में हम कोल्ड वार कहते हैं, तो शीत युद्ध है तो कोई गर्म युद्ध भी होगा, तभी ये शीत युद्ध है। गर्म युद्ध, जिसको हम आमतौर पर जो युद्ध होते हैं, जो हिंसक युद्ध होते हैं, जिनमें बंदूक, तोपें, गोलियां चलती हैं, जिसमें व्यापक पैमाने पर जनसंहार होता है, लोगों के खून बहते हैं, उन्हें हम हॉट वार की संज्ञा देते हैं। लेकिन यह एक कोल्ड वार है। कोल्ड वार का मतलब ये है कि न कोई बंदूक चली, न तोपें चली, न किसी की मृत्यु हुई, न किसी का खून बहा। इसलिए हम एक कोल्ड वार कहते हैं। ये एक ऐसी स्थिति थी जो तनाव था, दोनों देशों के मध्य तनाव था, क्योंकि पूरा विश्व दो भागों में बंट चुका था और तनाव की यह स्थिति थी कि लगता था कि कभी भी तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बर्नार्ड बारूच और वाल्टर लिपमैन ने किया। वाल्टर लिपमैन ने वास्तव में इससे और प्रयोगधर्मी बनाया था और यह एक प्रकार का कूटनीतिक युद्ध था जो दो महाशक्तियों के संकीर्ण स्वार्थ को सिद्ध करता था। वास्तव में यह एक प्रकार से प्रतियोगिता थी दोनों देशों के मध्य। दोनों देश एक ऐसी असीमित प्रतियोगिता कर रहे थे विश्व के अंतर्गत और अपने गुटों के समर्थक बढ़ा रहे थे। इस युद्ध में दोनों महाशक्तियां अपने वैचारिक मतभेद उन दोनों महाशक्तियों के प्रमुख थे। शीत युद्ध एक प्रकार का वाक युद्ध था जो कागज पे ही लड़ा गया था। पत्र पत्रिकाओं, रेडियो तथा प्रचार साधनों तक ही लड़ा गया था। इस युद्ध में न कोई गोली चली, न कोई घायल हुआ। इसमें दोनों महाशक्तियों ने अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए विश्व के अधिकांश हिस्सों में परोक्ष युद्ध लड़े। युद्ध को शस्त्र युद्ध में बदलने से रोकने के सभी उपाय का भी प्रयोग किया गया। यह केवल कूटनीतिक उपायों द्वारा लड़ा जाने वाला युद्ध था। इसमें दोनों महाशक्तियों को नीचा दिखाने के सभी उपायों का सहारा लिया गया। इस युद्ध का उद्देश्य अपने अपने गुटों में मित्र राष्ट्रों को शामिल करके अपनी स्थिति को मजबूत बनाना था, ताकि भविष्य में प्रत्येक अपने अपने विरोधी गुट की चालों को आसानी से हरा सके। यह युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य लड़ा गया था। केपीएस मेनन के अनुसार शीत युद्ध दो विरोधी विचारधाराएं कौन कौन सी थी? पूंजीवाद और साम्यवाद। दो व्यवस्थाओं,
बुर्जुआ लोकतंत्र और सर्वहारा तानाशाही। बुर्जुआ लोकतंत्र जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था और सर्वहारा तानाशाही जिसका नेतृत्व भूतपूर्व सोवियत संघ कर रहा था। दो गुट थे, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक सैनिक संगठन था, और वारसा समझौता। नाटो जो कि यूएस के नेतृत्व में था, और वारसा समझौता जो यूएसएसआर के, भूतपूर्व यूएसएसआर, सोवियत संघ को हम भूतपूर्व यूएसएसआर कहते हैं, के नेतृत्व में था। दो राज्यों अमेरिका तथा सोवियत संघ तथा दो नेताओं जॉन फोस्टर डलेस जो कि अमेरिका का नेतृत्व कर रहे थे, और तथा स्टालिन जो कि यूएसएसआर का नेतृत्व कर रहे थे, के बीच युद्ध था जिसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा। जवाहरलाल नेहरू ने शीत युद्ध को परिभाषित करते हुए कहा है, यह युद्ध निलंबित मृत्यु दंड के वातावरण का युद्ध था जो गर्म युद्ध से भी भयानक था। जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि यह युद्ध गर्म युद्ध से भी भयानक था, क्योंकि इसमें सदैव यह भय रहता था कि युद्ध कभी भी हो सकता है। यह युद्ध एक निलंबित मृत्युदंड के बराबर था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि शीत युद्ध दो महाशक्तियों के बीच एक वाक युद्ध था, जो कूटनीतिक उपायों पर आधारित था। यह दोनों महाशक्तियों के मध्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न परिस्थितियों पर आधारित था। फ्लेमिंग के अनुसार शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है जो युद्ध क्षेत्र में नहीं बल्कि मनुष्य के मस्तिष्क में लड़ा गया था। वास्तव में इसे एक मानसिक युद्ध कहा गया था तथा इसके द्वारा उनके विचारों पर नियंत्रण स्थापित किया जा रहा था। जॉन फेस्टर डलेस के शब्दों में शीत युद्ध नैतिक दृष्टि से धर्म युद्ध था। अच्छाइयों के लिए बुराइयों के विरुद्ध, सत्य के लिए गलतियों के विरुद्ध, और धर्मपरायण लोगों के लिए नास्तिकों के विरुद्ध। एम.एस. राजन के शब्दों में शीत युद्ध शक्ति संघर्ष की राजनीति का मिला जुला परिणाम है, दो विरोधी विचारधाराओं के संघर्ष का परिणाम है, दो प्रकार की परस्पर पद्धतियों का परिणाम है, विरोधी चिंतन पद्धतियों और संघर्षपूर्ण राष्ट्रीय हितों की अभिव्यक्ति है, जिनका अनुपात समय और परिस्थितियों के अनुसार एक दूसरे के पूरक के रूप में बदलता रहता है। लुइस हाले ने अपनी पुस्तक द कोल्ड वार एज हिस्ट्री 1967 में लिखा है, शीत युद्ध परमाणु युग में एक ऐसी तनावपूर्ण स्थिति है जो शस्त्र युद्ध से एकदम भिन्न है, किंतु उससे अधिक भयानक युद्ध है। यह एक ऐसा युद्ध है जिसने अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करने के स्थान पर उन्हें उलझा दिया। विश्व के सभी देश और सभी समस्याएं, चाहे वह वियतनाम हो, चाहे कश्मीर हो, कोरिया हो अथवा अरब इजराइल संघर्ष हो, सभी शीत युद्ध के मोहरों की तरह प्रयुक्त किए गए। सारी समस्याओं को वास्तव में शीत युद्ध के दौरान सारी समस्याएं जो अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं या विवाद के बिंदु थे वो आपस में उलझ चुके थे। पूरा विश्व के सामने केवल एक ही समस्या थी, जो समस्या अमेरिका को सोवियत संघ से थी और सोवियत संघ को अमेरिका से थी। संक्षेप में शीत युद्ध के प्रमुख लक्षण को हम इस प्रकार से देख सकते हैं। शीत युद्ध दो सिद्धांतों का नहीं अपितु दो बड़ी शक्तियों सोवियत संघ और अमेरिका का संघर्ष था। शीत युद्ध में प्रचार का महत्व था, वाक युद्ध का महत्व था, न कि गोले बारूद का। शीत युद्ध वास्तव में प्रचार के माध्यम से लड़ा गया था। दोनों देश अपने अपने खेमे का प्रचार करते थे, जिससे उनके गुटों में और दुनिया के देश, नवोदित देश, ये एक ऐसा समय था जब दुनिया के बहुत से देश द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हो चुके थे। इन नवोदित देशों को ये चाहते थे दोनों देश कि अपने अपने गुटों में मिलाना चाहते थे। शीत युद्ध में दोनों शक्तियाँ व्यापक प्रचार, गुप्तचर, सैनिक हस्तक्षेप, सैन्य संधियाँ तथा प्रादेशिक संगठनों की स्थापना करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने में लगे रहे। दोनों शिविरों के मध्य तनावपूर्ण संबंधों की स्थिति को ही हम शीत युद्ध कहते हैं। इसे मस्तिष्कों के विचारों से लड़ा जाने वाला युद्ध कहा गया है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से कारण थे शीत युद्ध के। वास्तव में कई लोगों का मानना है कि शीत युद्ध की शुरुआत साम्यवादी आंदोलन से हो चुकी थी
1917 की बोल्शेविक क्रांति, जो साम्यवादी क्रांति थी, वो ही इस शीत युद्ध की शुरुआत की जड़ थी। वास्तव में साम्यवाद एक विश्वव्यापी आंदोलन था जिसे पश्चिम के राष्ट्र हमेशा भय की दृष्टि से देखते थे। यही कारण था कि ब्रिटेन ने 1924 में तथा अमेरिका ने 1933 में सोवियत संघ को मान्यता दी थी। दूसरा प्रमुख कारण सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते का पालन न करना। याल्टा सम्मेलन 1945 में रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन के बीच में हुआ था। इस सम्मेलन के द्वारा पोलैंड में एक ऐसी शासन व्यवस्था की स्थापना पर सहमति हुई थी, प्रतिनिधि शासन की व्यवस्था पर सहमति हुई थी। लेकिन युद्ध समाप्ति के बाद स्टालिन ने अपने वादे से मुकरते हुए वहां पर अपनी लुब्निन सरकार को ही सहायता देना शुरू किया। उसने वहां पर अमेरिका तथा ब्रिटेन के पर्यवेक्षकों को प्रवेश करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिससे पश्चिम के देशों में शंका उत्पन्न हुई। फिर सोवियत संघ और अमेरिका के वैचारिक मतभेद। युद्ध के समय ही इन दोनों महाशक्तियों में वैचारिक मतभेद उभरने लगे थे। सोवियत संघ साम्राज्यवाद को बढ़ावा देना चाहता था, जबकि अमेरिका पूंजीवाद का प्रबल समर्थक था। सोवियत संघ ने समाजवादी आंदोलन को बढ़ावा देने की जो नीति अपनाई, उससे उसने अमेरिका के मन में अविश्वास की भावना को जन्म दे दिया। इस प्रकार पूंजीवाद बनाम समाजवादी विचारधारा में तालमेल के अभाव के कारण दोनों महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध का जन्म हुआ। सोवियत संघ एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरकर सामने आया। सोवियत संघ ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही अपने राष्ट्रीय हितों में वृद्धि करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए थे। 1917 की समाजवादी क्रांति का प्रभाव दूसरे राष्ट्रों पर भी पड़ने की संभावना बढ़ गई थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उसके शक्ति प्रदर्शन ने पश्चिमी राष्ट्रों के मन में ईर्ष्या की भावना पैदा कर दी थी और पश्चिमी शक्तियों को भय लगने लगा था कि सोवियत संघ इस ताकत के बल पर पूरे विश्व पर अपना वर्चस्व कायम न कर ले। ईरान में सोवियत हस्तक्षेप। सोवियत संघ तथा पश्चिमी शक्तियों ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही जर्मनी के आत्मसमर्पण के बाद 6 महीने के अंदर ही ईरान से अपनी सेनाएं वापस बुलाने के लिए समझौता किया था। युद्ध की समाप्ति पर पश्चिमी राष्ट्रों ने तो अपने वायदे के मुताबिक दक्षिण ईरान से अपनी सेनाएं हटाने का वायदा पूरा कर लिया, लेकिन सोवियत संघ ने ऐसा नहीं किया। उसने ईरान पर दबाव बनाकर उसके साथ एक दीर्घकालीन तेल समझौता कर लिया। इससे पश्चिमी राष्ट्रों के मन में देश की भावना उत्पन्न हुई। टर्की में सोवियत हस्तक्षेप। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ ने टर्की में अपना दबाव बनाना आरंभ कर दिया। उसने टर्की पर कुछ प्रदेश और बॉस्फोरस में एक सैनिक अड्डा बनाने के लिए दबाव डाला। अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी राष्ट्र इसके विरुद्ध थे। इस दौरान अमेरिका ने ट्रूमैन सिद्धांत का प्रतिपादन करके टर्की को हर संभव सहायता देने का प्रयास किया। इन परस्पर विरोधी कार्रवाइयों ने शीत युद्ध को बढ़ावा दिया। यूनान में साम्यवादी प्रसार। 1944 के समझौते के तहत यूनान पर ब्रिटेन का अधिकार उचित ठहराया गया था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने अपने आर्थिक विकास के दृष्टिगत वहां से अपने सैनिक ठिकानों वापस हटा लिए। सोवियत संघ ने यूनान में गृह युद्ध छिड़ने पर वहां के साम्यवादियों की मदद करना शुरू कर दी थी। पश्चिमी शक्तियां इसके खिलाफ थीं। द्वितीय मोर्चे संबंधी विवाद। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर के नेतृत्व में जब जर्मन सेनाएं तेजी से सोवियत संघ की तरफ बढ़ रही थी, तो सोवियत संघ ने अपनी भारी जनमाल के नुकसान को रोकने के लिए पश्चिमी राष्ट्रों से सहायता मांगी थी। सोवियत संघ ने कहा था कि पश्चिमी शक्तियों को जर्मनी का वेग कम करने के लिए सोवियत संघ में जल्दी ही दूसरा मोर्चा खोल लेना चाहिए ताकि सोवियत संघ की सेना पर जर्मनी का दबाव कम हो सके। लेकिन पश्चिमी शक्तियों ने जानबूझकर दूसरा मोर्चा खोलने में देरी की। परिणाम स्वरूप सोवियत संघ को ये बात अच्छी नहीं लगी कि मन में उनके प्रति नफरत की भावना उत्पन्न हो गई, जो आगे चलकर शीत युद्ध के रूप में प्रकट हुई। तुष्टीकरण की नीति। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पश्चिमी शक्तियों ने धुरी शक्तियों
जापान, जर्मनी व इटली के आक्रमणों के विरुद्ध मित्र राष्ट्रों की रक्षा करने के बजाय तुष्टीकरण की नीति अपनाई। उन्होंने जानबूझकर अपने मित्र राष्ट्रों की सहायता नहीं पहुंचाई और अपने मित्र राष्ट्रों को धुरी शक्तियों के हाथों पराजित होने देने के लिए बाध्य किया। इससे युद्ध पूर्व किए गए संधियां व समझौतों के प्रति उनके मन में अविश्वास की भावना पैदा हुई, जिसके चलते शीत युद्ध की परिणति हुई। सोवियत संघ द्वारा बाल्कन समझौते की उपेक्षा। बाल्कन समझौते के तहत 1944 में पूर्वी यूरोप का विभाजन करने पर सोवियत संघ तथा ब्रिटेन में सहमति हुई थी। इसके तहत बुल्गारिया तथा रोमानिया पर सोवियत संघ का तथा यूनान पर ब्रिटेन का प्रभाव स्वीकार करने पर सहमति हुई थी। हंगरी तथा यूगोस्लाविया में दोनों का बराबर प्रभाव मानने की बात कही थी। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद सोवियत संघ ने ब्रिटेन के प्रभाव की उपेक्षा करके अपने साम्यवादी प्रसार को तेज कर दिया और उन देशों में साम्यवादी सरकारों की स्थापना कर दी। इससे पश्चिम राष्ट्रों ने गैर समझौतावादी कह के इसकी आलोचना की तथा इससे सोवियत संघ और पश्चिमी शक्तियों के बीच दूरियां बढ़ने लगी और शीत युद्ध का वातावरण उत्पन्न होने लगा। अमेरिका का परमाणु कार्यक्रम। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने गुप्त तरीके से अपना परमाणु कार्यक्रम विकसित कर लिया था और सोवियत संघ की सहमति के बिना ही उसने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा तथा नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए थे। अमेरिका ने अपनी युद्ध तकनीक की जानकारी सोवियत संघ को न देकर एक अविश्वास की भावना को जन्म दिया। इससे सोवियत संघ और पश्चिम के शक्तियों के बीच मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हुई और जिसने शीत युद्ध को जन्म दिया। परस्पर विरोधी प्रचार। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोनों शक्तियों एक दूसरे के खिलाफ प्रचार अभियान में जुट गई। 1946 में सोवियत रूस ने कैनेडियन रॉयल कमीशन की रिपोर्ट में कहा कि कनाडा का साम्यवादी दल सोवियत संघ की एक भुजा है। इससे सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में सोवियत संघ के साम्यवादी प्रचार की जोरदार निंदा की गई। इससे सोवियत संघ भी सतर्क हो गया और उसने अमेरिका की जोरदार आलोचना करना शुरू कर दिया। मुनरो सिद्धांत इसका स्पष्ट उदाहरण है, जिसमें साम्यवादी ताकतों को पश्चिमी गोलार्ध में अपना प्रभाव बढ़ाने के प्रति सचेत रहने को कहा गया। इसी तरह ट्रूमैन सिद्धांत और अमेरिकी सीनेट द्वारा खुले रूप में सोवियत विदेश नीति की आलोचना की जाने लगी। इसके बाद सोवियत संघ ने अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी राष्ट्रों के विरुद्ध साम्यवादी ताकतों को इकट्ठा करने के लिए जोरदार प्रचार अभियान चलाया। इस प्रचार अभियान ने परस्पर वैमनस्य की शंका की भावना को जन्म दिया। आगे चलकर यही शीत युद्ध के रूप में परिणत हुआ। लैंड लीज समझौते का समापन। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका तथा सोवियत संघ में जो समझौता हुआ, उसके तहत सोवियत संघ को जो अपर्याप्त सहायता मिल रही थी पर भी अमेरिका ने किसी पूर्व सूचना के बिना ही बंद कर दिया। वास्तव में अमेरिका सोवियत संघ को कुछ सहायता दे रहा था, लेकिन उसने बिना किसी पूर्व सूचना के उस सहायता को बंद कर दिया था। सोवियत संघ ने इसे अमेरिका की सोची समझी चाल समझा और तथा उसके विरुद्ध अपना रवैया कड़ा कर दिया। इससे दोनों महाशक्तियों के बीच आपसी वैमनस्य और आपसी अविश्वास की भावना को बल मिला। बर्लिन विवाद। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही सोवियत संघ का पूर्वी बर्लिन तथा अमेरिका तथा ब्रिटेन का पश्चिमी बर्लिन पर अधिकार हो गया था। सोवियत संघ का पूर्वी बर्लिन तथा अमेरिका और ब्रिटेन का पश्चिमी बर्लिन पर अधिकार हो गया था। युद्ध के बाद पश्चिमी ताकतों ने अपने क्षेत्राधीन बर्लिन प्रदेश में नई मुद्रा का प्रचलन शुरू कर दिया। इस फैसले के विरुद्ध जून 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी सोवियत संघ ने कर दी। इसके परिणामस्वरूप सोवियत संघ और अमेरिका और ब्रिटेन के बीच हुए प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो गया। इसके लिए सोवियत संघ को पूर्ण रूप से दोषी माना गया। सोवियत संघ अपना दोष स्वीकार करने को तैयार नहीं था। इस मामले को सुरक्षा परिषद में पहुंचाया गया और दोनों महाशक्तियों के मध्य शीत युद्ध की स्थिति आ चुकी थी। सोवियत संघ द्वारा वीटो पावर का बार बार प्रयोग किया जाना। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। इस संस्था में 5 स्थायी सदस्य हैं जिनको वीटो प्राप्त है। सोवियत संघ ने बार बार अपनी इस शक्ति का प्रयोग करके पश्चिमी राष्ट्रों के प्रत्येक सुझाव को मानने से इनकार कर दिया। इस तरह अमेरिका और पश्चिमी राष्ट्रों में संयुक्त राष्ट्र संघ में लाए गए प्रत्येक प्रस्ताव को हार का सामना करना पड़ा। इससे अमेरिका तथा पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ की आलोचना करने लगे और उनसे परस्पर तनाव का माहौल पैदा हो गया। संकीर्ण राष्ट्रवाद पर आधारित संकीर्ण राष्ट्रीय हित। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका तथा सोवियत संघ अपने अपने स्वार्थों को साधने में लग गए। वे लगातार एक दूसरे के हितों की अनदेखी करते रहे। इससे शक्ति राजनीति का जन्म हुआ। इससे प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे का शत्रु बन गया। दोनों महाशक्तियां अपना अपना प्रभुत्व बढ़ाने के प्रयास में अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का अखाड़ा बन गई। उनके स्वार्थमयी हितों ने धीरे धीरे पूरे विश्व में तनाव का वातावरण पैदा कर दिया और पूरे विश्व को शीत युद्ध के सामने लाकर खड़ा कर दिया। अब शीत युद्ध का विकास देखेंगे। ये तो शीत युद्ध के कारण थे। अब शीत युद्ध का विकास कैसे हुआ? इसके लक्षण 1917 में ही प्रकट होने लगे थे। द्वितीय विश्व युद्ध के पहले ही प्रकट हो चुके थे। अब शीत युद्ध के विकास के चरण को हम देखेंगे। प्रथम चरण, जिसको 1946 से 1953 के तक होता है, इस समय के दौरान शीत युद्ध का असली रूप उभरा। अमेरिका और सोवियत संघ के मतभेद खुलकर सामने आने लगे। इस काल में शीत युद्ध को बढ़ाने वाली प्रमुख घटनाएं थीं। 1946 में चर्चिल ने सोवियत संघ की आलोचना करते हुए फुल्टन नामक स्थान पर ब्रिटेन तथा अमेरिकी गठबंधन को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसमें सोवियत संघ विरोधी भावना स्पष्ट तौर पर उभर कर सामने आई। अमेरिकी सीनेट ने भी सोवियत संघ की विदेश नीति को आक्रामक और विस्तारवादी कहा। इससे शीत युद्ध को बढ़ावा मिला। मार्च 1947 में ट्रूमैन सिद्धांत के द्वारा साम्यवादी प्रसार को रोकने की बात कही गई। इस सिद्धांत के अनुसार विश्व के किसी भी भाग में अमेरिकी हस्तक्षेप को उचित ठहराया गया। यूनान तथा टर्की में और यूरोप में अमेरिका द्वारा हस्तक्षेप करके सोवियत संघ के प्रभाव को कम करने की बात स्वीकार की गई। अमेरिका ने आर्थिक सहायता के नाम पर परोक्ष रूप से हस्तक्षेप की चाल चलकर शीत युद्ध को भड़काया और विश्व शांति को भंग करने का प्रयास किया। अप्रैल 1947 में अमेरिका द्वारा प्रतिपादित मार्शल योजना ने भी सोवियत संघ के मन में अविश्वास व वैमनस्य की भावना को बढ़ावा दिया। इस योजना के अनुसार पश्चिमी यूरोपीय देशों को 12 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता देने का कार्यक्रम स्वीकार किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य पश्चिमी यूरोपीय देशों में साम्यवाद के प्रसार को रोकना था। सोवियत संघ ने 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी करके शीत युद्ध को और अधिक भड़का दिया। अमेरिका ने इसका सख्त विरोध करके उसके इरादों को नाकाम कर दिया और वह भी वहां अपना सैनिक वर्चस्व बढ़ाने की तैयारी में जुट गया। इस प्रतिस्पर्धा से शीत युद्ध का माहौल विकसित हुआ। जर्मनी के विभाजन ने भी दोनों महाशक्तियों में विरोध की प्रवृत्ति को जन्म दिया। जर्मनी का बंटवारा इसलिए हुआ था कि दोनों शक्तियां अपने अपने क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ा सके, लेकिन अमेरिका की मार्शल योजना तथा सोवियत संघ की उसके विरुद्ध कोमिकॉन की नीति ने यूरोप को सोवियत संघ तथा अमेरिका के मध्य शीत युद्ध को बढ़ावा दिया। 1949 में अमेरिका ने अपने मित्र राष्ट्रों के सहयोग से नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो एक सैनिक संगठन था, का निर्माण किया, जिसका उद्देश्य उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में शांति को बनाए रखने का था और किसी भी बाहरी खतरे से निपटने का एक सामूहिक योजना थी, जिसका सूत्र वाक्य था एक सबके लिए और सब एक के लिए। इससे अमेरिका और सोवियत संघ के बीच मतभेद और गहरे होते गए। 7 अक्टूबर 49 में चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना होने से अमेरिका का विरोध अधिक प्रखर हो गया। उसने संयुक्त राष्ट्र संघ में साम्यवादी चीन की सदस्यता को चुनौती दी। इससे सोवियत संघ और अमेरिका में शीत युद्ध के वातावरण को और अधिक बल मिला। 1950 में कोरिया संकट ने अमेरिका और सोवियत संघ में शीत युद्ध में वृद्धि हुई।
में शीत युद्ध में वृद्धि की। इस युद्ध में उत्तरी कोरिया को सोवियत संघ तथा दक्षिणी कोरिया को अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी राष्ट्रों का समर्थन व सहयोग प्राप्त हुआ। दोनों महाशक्तियों ने परस्पर विरोधी व्यवहार का प्रदर्शन करके शीत युद्ध के वातावरण में और अधिक गर्मी पैदा कर दी। कोरिया युद्ध का तो हल हो गया, लेकिन दोनों महाशक्तियों में आपसी टकराहट की स्थिति कायम रही। 1951 में जब कोरिया युद्ध चल रहा था, उसी समय अमेरिका ने अपने मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर जापान से शांति संधि की और संधि को कार्यरूप देने के लिए सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय किया गया। सोवियत संघ ने इसका कड़ा विरोध किया। अमेरिका ने इसी वर्ष जापान के साथ एक प्रतिरक्षा संधि करके विरोध की खाई को और अधिक गहरा कर दिया। अमेरिका की इन कार्रवाइयों ने सोवियत संघ के मन में द्वेष की भावना को बढ़ा दिया, जिसके चलते शीत युद्ध और भड़क गया। अब दूसरा चरण जो 1953 से 63 के में रहा। इस समय में दोनों महाशक्तियों के व्यवहार में कुछ बदलाव आने की संभावना दिखाई देने लगी। इस युग में दोनों देशों के नेतृत्व में परिवर्तन हुआ। सोवियत संघ में स्टालिन के मृत्यु के बाद ख्रुश्चेव ने शासन संभाला। अमेरिका में आइजनहावर ने शासन की बागडोर को अपने हाथ में लिया। सोवियत संघ की तरफ से दोनों देशों के मध्य मधुर संबंध स्थापित करने का प्रयास अवश्य हुए, लेकिन उनका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। अमेरिका तथा सोवियत संघ का तनाव जारी रहा। इस दौरान शीत युद्ध को जिन घटनाओं ने बल प्रदान किया वे निम्नलिखित तो वो इस प्रकार की हैं। पहला, 1953 में सोवियत संघ ने प्रथम आणविक परीक्षण किया। इससे अमेरिका के मन में सोवियत संघ के इरादों के प्रति शक पैदा हो गया। 1953 में चर्चिल ने अमेरिका से कहा कि दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए नाटो जैसे संघ का निर्माण किया जाए। उसके सुझाव को मानकर अमेरिका ने कंबोडिया, वियतनाम और लाओस में साम्यवादी प्रसार को रोकने के लिए 8 सितंबर 1954 को सीटो का निर्माण किया। उधर यह एक सैन्य संगठन था। उधर सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट की तैयारी कर ली थी। वार्सा संगठन के निर्माण का उद्देश्य पूंजीवादी ताकतों के आक्रमणों को रोकना था। इस तरह परस्पर विरोधी गुटों की स्थापना द्वारा शीत युद्ध को और अधिक भड़काया गया। इंडो चाइना की हिंद चीन की समस्या ने भी दोनों महाशक्तियों के मध्य मतभेदों को और अधिक गहरा कर दिया था। 1954 में हिंद चीन में गृह युद्ध आरंभ हो गया। यह क्षेत्र फ्रांस का उपनिवेश था। यहाँ हिंद चीन का मतलब हिंदुस्तान और चीन से नहीं है, बल्कि हिंद चीन के क्षेत्र में लाओस, वियतनाम और कंपुचिया आता है। यह क्षेत्र फ्रांस का उपनिवेश था। सोवियत संघ ने हो चिन मिन की सेनाओं की मदद की और अमेरिका ने फ्रांसीसी सेनाओं का समर्थन किया। हिंद चीन की समस्या को सुलझाने के लिए जेनेवा समझौता हुआ, लेकिन कुछ समय बाद यह वियतनाम में गृह युद्ध शुरू हो गया। सोवियत संघ ने अमेरिका की इस युद्ध में भूमिका की निंदा की। उसने अमेरिका के वियतनाम में अनुचित हस्तक्षेप के विरुद्ध आवाज़ उठाई। इस तरह वियतनाम युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध का प्रमुख कारण बना। 1956 में हंगरी में सोवियत संघ के हस्तक्षेप ने शीत युद्ध को बढ़ाया। 1956 का स्वेज नहर संकट ने दोनों महाशक्तियों के बीच तनाव उत्पन्न किया। 1957 में आइजनहावर ने सिद्धांत के अंतर्गत अमेरिकी कांग्रेस ने राष्ट्रपति को साम्यवाद के खतरों का सामना करने के लिए सशस्त्र सेनाओं के प्रयोग करने की ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान कर दी। इससे शीत युद्ध में और तनाव के बढ़ा। शीत युद्ध के तनाव को कम करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने सोवियत संघ की यात्रा करने का निर्णय लिया, लेकिन यात्रा से एक दिन पूर्व 1 मई 1960 को अमेरिका का जासूसी विमान, जिसे U-2 कांड के नाम से भी जाना जाता है, सोवियत सीमा में जासूसी करते हुए पकड़ा गया। विमान चालक ने स्वीकार किया कि उसे सोवियत संघ में सैनिक ठिकानों की जासूसी करने के लिए भेजा गया है। इसे सोवियत संघ ने गंभीरता से लिया और अमेरिका से अपनी गलती स्वीकार करने को कहा, लेकिन अमेरिका ने अपनी गलती न मानकर शीत युद्ध को और अधिक बढ़ा दिया। मई 1960 में पेरिस सम्मेलन में सोवियत के राष्ट्रपति ख्रुश्चेव ने U-2 की घटना को दोहराया और कहा कि भविष्य में अमेरिका के राष्ट्रपति को सोवियत संघ न आने की चेतावनी भी दी। सम्मेलन में दूसरे सत्र का भी सोवियत संघ ने बहिष्कार किया। जून 61 में ख्रुश्चेव द्वारा पूर्वी जर्मनी के साथ एक पृथक संधि पर हस्ताक्षर करने की धमकी ने भी
शीत युद्ध को बढ़ावा दिया। 1962 में क्यूबा में सोवियत संघ ने अपने सैनिक अड्डे की स्थापना कर दी। क्यूबा अमेरिका का एक क्या कहेंगे पड़ोसी देश है, सीमावर्ती देश है। इसका अमेरिका के राष्ट्रपति केनेडी ने बहुत बड़ा कड़ा विरोध किया। इस अड्डे की स्थापना को सीधे तौर पर अमेरिका को कमज़ोर करने वाली कार्रवाई कहा जा सकता है। अमेरिका ने क्यूबा की नाकेबंदी की घोषणा कर दी ताकि क्यूबा में सोवियत सैनिक सहायता न पहुंच सके। विवाद को ज़्यादा बढ़ता देख सोवियत संघ ने अपने कदम पीछे हटा लिए और भयंकर विवाद की स्थिति को सुलझा लिया। इस प्रकार इस युग में शीत युद्ध को बढ़ावा देने वाली कार्रवाइयाँ दोनों तरफ से हुई, लेकिन दोनों महाशक्तियों ने शीत युद्ध को कम करने के भी कुछ प्रयास किए। क्रुश्चेव ने दोनों देशों के मध्य संबंध मधुर बनाने और तनाव को कम करने के लिए 15 सितंबर से 28 सितंबर 1959 तक अमेरिका की यात्रा की। 5 सितंबर 1963 को अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन के बीच मॉस्को पार्शियल टेस्ट पीटीबीटी संधि पर हस्ताक्षर हुए। पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, आंशिक परमाणु प्रतिबंध संधि। इससे शीत युद्ध को समाप्त करने के कुछ सकारात्मक कदम कहा गया। पीटीबीटी पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी का मतलब परमाणु परीक्षण को आंशिक रूप से रोक लगाने के लिए यह संधि आई थी। शीत युद्ध के विकास का तीसरा चरण 1963 से 79 तक, जिसे हम जिसे हम तनाव शैथिल्य का काल भी कहते हैं। 1962 में क्यूबा संकट के बाद शीत युद्ध के वातावरण में कुछ नरमी आई और दोनों गुटों के मध्य व्याप्त तनाव की भावना सौहार्दपूर्ण व मित्रता की भावना में बदलने के आसार दिखाई देने लग गए। इससे दोनों देशों के मध्य मधुर संबंधों की शुरुआत होने के लक्षण प्रकट होने लगे। इस नरमी या तनाव की कमी को ही हम दितांत या तनाव शैथिल्यता की संज्ञा देते हैं। दितांत या तनाव शैथिल्य क्यूबा संकट के बाद दोनों महाशक्तियों के व्यवहार में आए परिवर्तन को कहा जाता है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में दो राज्यों के तनावपूर्ण संबंधों की समाप्ति को ही दितांत कहा गया है। इसे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व भी कहा जा सकता है। दितांत ये फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है तनावों में शिथिलता। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रायः इसका प्रयोग अमेरिका और सोवियत संघ के बीच द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्याप्त तनाव में कमी और उनमें बढ़ने वाले सहयोग व शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना के लिए किया जाता है। अब ये दितांत के क्या कारण थे? अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो तनाव के बिंदु थे या जो शीत युद्ध में जो कमी आई थी उसके प्रमुख कारण थे। पहला, आर्थिक विकास। क्यूबा मिसाइल संकट ने दोनों को सबक दिया कि वे परस्पर उलझकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को पतन में धकेल रहे हैं। सोवियत संघ ने इस बात को समझते हुए उसने आर्थिक विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति पर जोर दिया। परमाणु युद्ध का भय। परमाणु अस्त्रों की भयानकता ने दोनों महाशक्तियों को झकझोर दिया था कि ये युद्ध इस युद्ध के भयंकर परिणाम वाले हो सकते हैं। इनके युद्ध दोनों देशों ने के जान माल को बहुत ज़्यादा नष्ट कर देंगे अगर ये युद्ध हुए तो। इस भय के कारण दोनों महाशक्तियों ने शांति की दिशा में कदम बढ़ाए। तीसरा, कच्चे माल की आवश्यकता। अमेरिका ने यह महसूस किया कि उसके उद्योगों के लिए कच्चा माल सोवियत संघ से प्राप्त किया जा सकता है। उसकी अर्थव्यवस्था का विकास कच्चे माल पर ही निर्भर है। सोवियत संघ से व्यापारिक संबंध बढ़ाने से ही कच्चा माल प्राप्त किया जा सकता है और लाभ उठाया जा सकता है। इसी कारण से अमेरिका ने टकराव का रास्ता छोड़ने की बात अपना ली। स्थायी शांति का विचार। दोनों देश महाशक्तियों ने लंबे समय तक एक दूसरे के साथ तनाव जो बढ़ रहा था उसमें कमी लाने के लिए उन्होंने स्थायी शांति की स्थापना की राह चुनी। स्थायी शांति के बिना आर्थिक विकास संभव नहीं था, इसलिए दोनों महाशक्तियां परस्पर भेदभाव भूलकर सहयोग के रास्ते पर चलने के लिए सहमत हो गई। वास्तविक युद्ध या गर्म युद्ध का भय। शीत युद्ध का वातावरण कभी भी गर्म युद्ध का रूप ले सकता था। इस भय ने दोनों महाशक्तियों को शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति अपनाने के लिए बाध्य किया। साम्यवादी गुटबंदी का ढीलापन। चीन तथा सोवियत संघ में भी
परस्पर मतभेद पैदा होने लगे थे। सोवियत संघ ने महसूस किया कि चीन का मुकाबला करने के लिए पश्चिमी राष्ट्रों से मित्रता करना जरूरी है। इसलिए सोवियत संघ ने अमेरिका विरोधी रुख छोड़ दिया और सौहार्दपूर्ण व्यवहार करने लगे। बहुकेंद्रवाद का जन्म 1963 के बाद ब्रिटेन, फ्रांस, चीन परमाणु शक्ति संपन्न हो गए। जापान, जर्मनी, भारत जैसी शक्तियां भी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के केंद्र में उभरने लगी। वास्तव में ये एक वैकल्पिक केंद्र थे। 1975 में भारत ने भी परमाणु शक्ति हासिल कर ली। दोनों देशों के मध्य 1974 में भारत ने भी परमाणु शक्ति हासिल करके दोनों महाशक्तियों को अपनी उपस्थिति का एहसास करा दिया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का द्विध्रुवीकरण अब बहुध्रुवीकरण में बदलने लगा। इससे विश्व राजनीति का दो गुटों में विभाजन का विचार भंग होने लगा। ऐसे में दोनों गुटों ने टकराव का रास्ता छोड़कर अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय जगत में नई भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार दोनों देशों के मध्य व्याप्त शीत युद्ध धीरे धीरे तनाव शिथिलता की दिशा में मोड़ने लगा और नए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का वातावरण तैयार हो गया, जिससे भय की बजाय शांति और सौहार्द की स्थापना सर्वोपरि थी। लेकिन तनाव जो शिथिल थे उसके क्या क्या प्रयास किए गए कि तनावों में शिथिलता आए। 1963 में क्यूबा संकट के बाद दोनों महाशक्ति ने टकराव का रास्ता छोड़कर शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति अपनाने पर विचार किया। दोनों ने तनाव को कम करने के लिए कुछ प्रयास किए। पहला, 25 जुलाई 1963 को दोनों देशों ने परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर किए। इससे द्वितांत को बढ़ावा मिला। 1963 में ही दोनों देशों में आकस्मिक दुर्घटना में छिड़ने वाले युद्ध से निपटने के लिए हॉटलाइन की स्थापना की गई। दोनों देशों में तनावों को कम करने के लिए ग्लासगो शिखर सम्मेलन 1967 में हुआ। इसमें दोनों देशों ने वियतनाम तथा मध्य पूर्व पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। 1968 में सोवियत संघ, अमेरिका तथा ब्रिटेन ने मिलकर परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT, जिसमें कहा गया था कि जो देश परमाणु शक्ति संपन्न है वो दूसरे देशों को अपनी इस शक्ति का हस्तांतरण नहीं करेंगे, इस तकनीक का हस्तांतरण नहीं करेंगे। 1970 में मॉस्को बोन समझौता हुआ। इस समझौते ने पश्चिमी जर्मनी तथा सोवियत संघ के बीच की तनावपूर्ण स्थिति को समाप्त कर दिया। 1971 में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन तथा सोवियत संघ के बीच पश्चिम बर्लिन के बारे में एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ, जिसके अनुसार पूर्वी व पश्चिमी बर्लिन की जनता को आपसी आदान प्रदान की स्वतंत्रता प्रदान की गई। इससे बर्लिन को लेकर दोनों गुटों के बीच व्याप्त तनाव में कमी आई। 1972 में अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने दो जर्मन राज्यों के सिद्धांत को मान्यता प्रदान करके जर्मनी की समस्या का समाधान किया। 1973 में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी में यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन हुआ, जिसके द्वारा शीत युद्ध को समाप्त करने का प्रयास किया गया। 75 में कंबोडिया युद्ध की समाप्ति ने शीत युद्ध के अन्य केंद्र हिंद चीन को समाप्त कर दिया। 1975 में ही वियतनाम में युद्ध की समाप्ति तथा एकीकरण की प्रक्रिया से शीत युद्ध में कमी आई। 1977 में तृतीय यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन में हेलेंसिकी समझौते की भावना को मजबूती प्रदान की गई। 26 मार्च 1979 को इजराइल तथा मिस्र के बीच अमेरिका में कैंप डेविड समझौता हुआ, जिसमें मध्य पूर्व में संघर्ष को कम किया गया। इन प्रयासों के अतिरिक्त 72 में दोनों देशों के बीच मॉस्को वार्ता, ब्रेजनेव की अमेरिका यात्रा, साल्ट II समझौता 1979, साल्ट स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी, सामरिक हथियार को कम करने के एक समझौता हुआ था 79 में। आदि प्रयासों से भी शीत युद्ध में कमी आई, लेकिन 63 से 70 तक शीत युद्ध की कमी के संकेत नाम मात्र के रहे। इस दौरान भारत पाक युद्ध 1965 को लेकर दोनों महाशक्तियों के बीच में तनाव बरकरार रहा। 1967 में अरब इजराइल युद्ध ने भी शीत युद्ध को जारी रखा। इसी दौरान शीत युद्ध में कमी लाने के प्रयास किए जा रहे थे और इन्हें आंशिक सफलता भी मिली। इसलिए इसे द्वितांत या निष्क्रिय काल कहा जाता है। इसकी वास्तविक प्रकृति 70 से शुरू होकर 1979 तक ये चरम में पहुंच गया। इस समय को द्वितांत का सक्रिय काल कहा जाता है। इसी समय
द्वितांत ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बहुत प्रभावित किया और पुराने शीतकालीन संबंध समाप्त होते नजर आए। परंतु यह ज़्यादा समय तक नहीं रहा, क्योंकि इसके बाद नए शीत युद्ध की शुरुआत हो गई, जिसे दूसरा शीत युद्ध कहा जाता है। यह शीत युद्ध का अंतिम काल है, जो 1980 से लेकर 1989 तक रहा। 1970 के दशक का द्वितांत अफगानिस्तान संकट के जन्म लेते ही नए प्रकार के शीत युद्ध में बदल गया। इस संकट को द्वितांत की अंतिम शव यात्रा कहा जाए तो ठीक रहेगा। इससे द्वितांत की समाप्ति हो गई और दोनों शक्तियों में लगभग एक दशक तक होने वाले या रहने वाले तनाव शिथिलता के दिन खत्म हो गए और फिर पुनः तनाव बढ़ने लगा। और इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं। सोवियत संघ की शक्ति में वृद्धि ने अमेरिका के खिलाफ पुरानी दुश्मनी आरंभ कर दी। रीगन ने राष्ट्रपति बनते ही शस्त्र उद्योगों को बढ़ावा दिया और मित्र राष्ट्र को शस्त्रीकरण करने पर बल दिया। अमेरिका तथा सोवियत संघ ने आंतरिक अनुसंधान की होड़ लग गई, स्टार वार्स की होड़ लग गई। अफगानिस्तान में सोवियत संघ में हस्तक्षेप किया। सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया। इससे शीत युद्ध में वृद्धि हुई। अमेरिका और सोवियत संघ में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। सोवियत संघ ने दक्षिण पूर्वी एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया। मार्च 1983 को अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन ने स्टार वार परियोजना अंतरिक्ष युद्ध को मंजूरी दी। इससे नए अस्त्र शस्त्रों की होड़ लग गई। हिंद महासागर में सोवियत संघ ने अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी। सोवियत संघ ने खाड़ी क्षेत्र तथा पश्चिमी एशिया में भी अपना प्रभुत्व बढ़ाने का प्रयास किया। सोवियत संघ ने क्यूबा में अपनी ब्रिगेड तैनात कर दी। निकारागुआ में अमेरिका ने अपना प्रभुत्व बढ़ाना शुरू कर दिया। इन सभी कारणों से नए शीत युद्ध का जन्म हुआ और द्वितांत का अंत हो गया। इससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नई खटास पैदा हुई। अमेरिका ने खाड़ी सिद्धांत के द्वारा विश्व शांति के लिए खतरा पैदा कर दिया। इस नए शीत युद्ध ने विश्व को तृतीय विश्व युद्ध के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। इससे द्वितांत को हानि हुई और निशस्त्रीकरण को गहरा धक्का लगा। इससे इसमें तनाव के केंद्र अफगानिस्तान, कंपूचिया, निकारागुआ आदि देश हो गए। यह युद्ध विचारधारा विरोधी न होकर बल्कि दो देशों के बीच, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच प्रत्यक्ष रूप से होने लगा। इसमें नए अभिकर्ता और शामिल हो गए। इस युद्ध में अमेरिका और सोवियत संघ इसके अभिकर्ता मुख्य रूप से न होकर ब्रिटेन, फ्रांस और चीन भी इसमें शामिल हो गए। इस युद्ध ने संपूर्ण विश्व के वातावरण को ही प्रदूषित कर दिया था। इसने बहुध्रुवीकरण को जन्म दिया और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नई चुनौतियों को पेश किया। नमस्कार।